नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर स्थिर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखे थे। और आज हम सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता लेकर आए हैं। इस चैप्टर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड के द्वारा आरबीएससी के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का जो अंक विभाजन है वो इस प्रकार से है। इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 3 अंक के होंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका अंक भार आधा अंक है, तो आधे अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अंक भार 1 अंक है, तो 1 अंक का अति लघुत्तरात्मक। और लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो 1.5 अंक के होंगे। कुल मिलाकर 3 अंक के क्वेश्चन होंगे और 3 ही क्वेश्चन होंगे। तो ये तो राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का अंक विभाजन है। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट प्रति मीटर तथा विभव 300 वोल्ट है, तो यह दूरी है। क्वेश्चन के अंदर हमें दो राशियां दे रखी है। एक हमें दे रखा है विद्युत क्षेत्र जिसका मान हमें 50 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। इसके साथ में हमें विभव का मान भी दे रखा है जो कि 300 वोल्ट है। अब विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास में ये कोई आवेश है और इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी स्थित है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है। E बराबर 1/4πε0 Q अपोन में आर स्क्वेयर। तो K Q बट्टे में आर स्क्वेयर विद्युत क्षेत्र होता है। पॉइंट P पर जो विभव होता है V बराबर ये होता है KQ बट्टे में आर। ये मैंने यहाँ पर अलग से साइड में भी फॉर्मूले पुट कर दिए हैं। यदि इनको देखा जाए, इसको मैं दे दूं समीकरण 1, इसे हम दे दे समीकरण 2, तो समीकरण 1 के अंदर 2 का भाग लगा दे या एक के ये 2 है, 2 के अंदर 1 का भाग लगा दीजिए। दोनों में से एक का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में देखिए एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ से E बट्टे में V बराबर तो के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर और बट्टे में आ गया के क्यू बट्टे में आर। यहां से ये हमारे पास में आ गया 1 बट्टे में आर। कई जगह पर इस ई के स्थान पर डी भी आपको मिल सकता है, तो V बराबर आ गया E इंटू आर। तो यहाँ पर हमारे को दूरी ही पूछी है, तो दूरी R बराबर आ जाएगा V बट्टे में E। V का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर 300 दे रखा है, E का मान हमें इस क्वेश्चन के अंदर 50 दे रखा है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा C। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बढ़ती है, घटती है या उतनी ही रहती या शून्य हो जाती? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा? तो एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूले से इसको क्लियर करते हैं। विद्यार्थियों, दो आवेशों के मध्य संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में
आर स्क्वेयर, यहाँ पर दोनों ही जो आवेश हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह तो मैं लिख देता हूँ के Q1 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है चार्ज सहित मैंने रख दिया -e, Q2 भी यहाँ पर माइनस में e है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस के ई स्क्वेयर बट्टे में आर स्क्वेयर आ जाएगा। यदि यहां से आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर तो आर घटता है, आर यहाँ पर क्या होता है घटेगा, तो यू का मान क्या हो जाएगा बढ़ेगा, यू इंक्रीज होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आर घटने पर यू क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, आर घटने पर यू इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र निम्न में से नहीं है, इनमें से सही सूत्र दे रखे हैं 3 और एक यहाँ पर गलत सूत्र दे रखा है। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV²। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो जहां कहीं पर भी है वो सही है, ये वाला फॉर्मूला सही है। अब इस फॉर्मूले के अंदर देखो मैं आपको एक रिलेशन बता दूं कि Q बराबर होता है C इंटू वी, Q बराबर होता है C इंटू वी, तो हम C की जगह Q बट्टे में V रख सकते हैं, C की जगह Q बट्टे में V रखा जा सकता है। तो U बराबर अपने पास में क्या आ गया Q बट्टे में V, यहां से एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, U का फॉर्मूला अपने पास में आ गया 1/2 Q इंटू वी। तो ऑप्शन डी वाला फॉर्मूला भी सही है। थोड़ा सा और इसमें नई फॉर्म में हम ले आते हैं इसी को, यहाँ पर अब की बार हम इस v की जगह q बट्टे में c रख सकते हैं। इस q की v की जगह हम क्या रख दे q बट्टे में c, एक q पहले से ही पड़ा है, v की जगह हम रख देते हैं q बट्टे में c। तो u बराबर हमारे पास में आ गया है q स्क्वेयर बट्टे में 2c। तो देखिए हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला भी सही है, तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही होने वाला है। देखिए 3 फॉर्मूले लिखे हमने, ये फॉर्मूला सही है, क्लियर, ये वाला फॉर्मूला भी सही है, और इसके अलावा ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है 1/2 QV ये भी सही है। ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये गलत है, हमें यहाँ पर गलत सूत्र ही देखना है। तो देखिए गलत ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तो देखिए संधारित्र के ऊपर आवेश मौजूद होते हैं और जो आवेश है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होंगे। तो संधारित्र में ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगी। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें किसी भी ऑप्शन में विद्युत ऊर्जा नहीं दे रखा, आवेश के रूप में, धारिता के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में, उसमें ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जो संधारित्र की प्लेटें होती है उन प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होता है उसी के रूप में ही ऊर्जा संचित हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विभवांतर V, आवेश Q और धारिता C में सही संबंध कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि किसी संधारित्र या किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है, और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारे पास में आ जाएगा। तो Q बराबर CV सही होगा। तो Q बराबर CV यहाँ पर किसी भी फॉर्म में नहीं दे रखा, तो फिर क्या दे रखा है V बराबर देखो हम क्या पुट कर सकते हैं Q बट्टे में C पुट कर सकते हैं। ऑप्शन C यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव में सही संबंध है, इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो सही है। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है
वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के तुल्य है। तो ये भी फॉर्मूला तो सही है, बट यहाँ पर एक नेगेटिव साइन नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं, ये भी विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है और बिल्कुल सही भी होगा। यहां से इसको क्लियर कर ले, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं कि इससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई बराबर हमारे पास में है माइनस में डीवी बाई डी आर आर कैप। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू माइनस डीवी, या आप इसको डीवी, ये नेगेटिव साइन इधर लगा सकते हैं। और ये है विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का, तो v बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a से लेकर b तक। माइनस का साइन मैंने इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया है, e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इस तरीके से भी रिलेशन पूछा जा सकता है। ये जो आप dv बाई डी आर देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता इसको हम कहते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स हमेशा, ये देखिए जो फ्लक्स है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने कुछ डायग्राम आपके सामने रखे हैं, ये कुछ मैंने समविभव पृष्ठ दिखाए हैं। तो विद्युत चित्र रेखाएं हैं वो इन समविभव पृष्ठ के ठीक लंबवत होती है। तो जो फ्लक्स है वो पृष्ठ के लंबवत पारित होता है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान तो 0 है और उस क्षेत्र में दूरी के साथ परिवर्तन होगा। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर 0 बता रखी है। चलिए अभी जो फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले ही यूज में लिया था उसी का ही हम प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के बीच में ये रिलेशन होता है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ई का जो मान है वो 0 दे रखा है। तो जो विभव प्रवणता है dv बाई डी आर, इसका मान 0 हो जाएगा। और किसी भी राशि का अवकलन यदि 0 है, इट मीन्स वो जो राशि है वो कांस्टेंट है। इट मीन्स v का मान कांस्टेंट रहता है, स्थिरांक रहता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? तो देखिए विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है v बराबर W बटे वा Q। W बट्टे में Q होता है। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे विद्युत विभव की डेफिनेशन भी हमने पुट कर रखी है कि यदि हम प्रत्येकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आए तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है वह काम ही विद्युत विभव कहलाता है। तो v बराबर होता है W बट्टे में Q। हमें यहाँ पर इसका मात्रक पूछा है, चलिए क्लियर करते हैं। v का मात्रक वही होगा जो W बट्टे में Q का मात्रक होगा। v का मात्रक वही होगा जो W बट्टे में Q का मात्रक होगा। देखिए W है वो कार्य है जिसका मात्रक होता है जूल, Q आवेश है जिसका मात्रक होता है कुलाम। तो जूल प्रति कुलाम इसका मात्रक हो जाएगा, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? वोल्ट भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपको V की यहाँ पर वीमा पूछी जाती तो क्या होती? V की वीमा वही होगी जो W बट्टे में Q की वीमा होगी। W बट्टे में Q की वीमा। तो देखिए W यहाँ पर कार्य है और कार्य की वीमा होती है M1 L2 T-2
और Q यहाँ पर आवेश है जिसकी विमा A1 T1 होती, तो फाइनली जो विद्युत विभव है इसकी विमा आ जाएगी M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब एक परीक्षण आवेश कोणन से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक के अनुदिश लाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं एक विद्युत द्विध्रुव निर्मित कर लेता हूँ, फिर उसके निरक्ष पर लंबार्धक के अनुदिश हम एक आवेश को लाते हैं, पथ निर्मित करते हैं। चलिए देखेंगे पहले। देखिए विद्यार्थियों, डायग्राम हमारे सामने है कि हमने यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव लिया है, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। ये इसका लंबार्धक है। इस लंबार्धक को हम इसकी निरक्ष भी कह सकते हैं, निरक्ष कह दीजिए, या आप इसका लंब अर्धक भी कह सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर यदि हम कोई चार्ज लें, कोई परीक्षण आवेश Q0, और उसको हम इसके किसी बिंदु, जैसे मान लीजिए इस बिंदु को नाम दे देता हूं मैं A, यहां से हम इस की निरक्ष के ऊपर ही लंब अर्धक पर ही आवेश Q0 को लेकर जा रहे हैं। यहां से A से इसको इसकी निरक्ष के ऊपर ही A से B तक लेकर जा रहे हैं, तो ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो देखिए विद्यार्थी, बिंदु A पर जो विभव है वो है VA, बिंदु B पर जो विभव है वो है VB। A और B के बीच में जो विभवांतर है वो हमारे पास में आ जाएगा VB माइनस VA, और विभवांतर बराबर होता है कार्य बट्टे में आवेश, कार्य बट्टे में आवेश। तो यहां से कार्य बराबर आ जाएगा हमारे पास में Q0 इंटू VB माइनस VA आ जाएगा। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको यहां से समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर उत्पन्न जो विद्युत विभव होता है वो V बराबर 1/4πε0 T cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। अब यदि मैं बात करूं इसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के ऊपर विद्युत विभव की, तो अक्ष के ऊपर थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0 डिग्री, और कोस 0 का मान होता है 1, और उस स्थिति के अंदर विद्युत विभव होगा 1/4πε0 P अपॉन में R स्क्वायर। यदि मैं निरक्ष की बात करूं तो निरक्ष पर यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0, निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव का मान हो जाएगा 0। इट मीन्स VA और VB दोनों का ही मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 कुल मिलाकर किया गया कार्य है वो शून्य होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। एक पराविद्युत की पट्टिका जिसका पराविद्युतांक K है, को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। तो इस U और U0 के बीच में आपस में रिलेशन हमें यहाँ पर पूछा गया है। एक बार आप समझ ले में कि जब संधारित्र के बीच में वायु है तब उसकी ऊर्जा है U0। और देखिए विद्यार्थियों, हम जब पराविद्युत माध्यम रख दें तो उसकी अन्य राशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए हम ये जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित जो ऊर्जा होती है वो होती है क्यू स्क्वेयर अपॉन 2C। ये वाला फॉर्मूला ही हम क्यों यूज में ले रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज में ले रहे हैं क्योंकि संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि हम पराविद्युत पट्टिका रखेंगे तो आवेश के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल C चेंज होगा। और यहाँ पर जो C है वो देखिए किस तरीके से होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो D यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, D यहाँ पर, तो क्यू स्क्वेयर D बट्टे में 2A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये तो वायु की स्थिति में है। जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम कोई माध्यम भर दें तो उस स्थिति के अंदर आवेश तो उतना ही रहेगा, लेकिन संधारित्र की जो धारिता है वो अब की बार चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो देख लीजिए एक बार। जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई माध्यम भर दें, के पराविद्युतांक का माध्यम भर रहे हैं, तो उसकी धारिता हो जाएगी ये यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ।
संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि कोई माध्यम भर दें तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के स्थान पर ए एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन के स्थान पर आप एप्सिलॉन नॉट के पुट कर सकते हैं। पहले वाली जो भी धारिता थी उसका के गुणा धारिता हो जाएगी। पहले जो भी धारिता थी उसकी के गुणा धारिता हो जाएगी। तो यहाँ से क्यू स्क्वेयर डी बट्टे में 2 ए एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, जिससे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यू नॉट अपॉन में के। तो जो यू और यू नॉट है इनके बीच में ये वाला रिलेशन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत धारिता का मात्रक है। देखिए विद्युत धारिता का हम फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर होता है Q बट्टे में V। Q बट्टे में V, तो C का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में V का मात्रक होगा। C का मात्रक बराबर होगा Q बट्टे में V का मात्रक। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, Q है ये आवेश है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और V यहाँ पर विभव में वृद्धि, विभवांतर कह सकते हैं, इसका मात्रक होता है वोल्ट, जिसे हम V से लिखते हैं। तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसे विद्यार्थियों हम फेरड भी कहते हैं। जिसे फेरड भी कहा जाता है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब हम इसकी वीमा भी देख लेते हैं। तो वीमा देखिए, सी की वीमा वही होगी जो Q बट्टे में V की वीमा होगी। Q बट्टे में V की वीमा। देखिए इस Q बट्टे में V को हम V के स्थान पर W बट्टे में Q लिख सकते हैं, तो ऊपर Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी वीमा पुट कर देते हैं। Q की वीमा होती है A1T1 और इसका स्क्वायर भी है। W कार्य है जिसकी वीमा M1L2T-2 होती है। देन हमें मिल जाएगा m की घात -1, l की घात -2, t की घात 4, 1 की घात 2। ये विद्युत धारिता C की वीमा होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर इनमें से किसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो देखिए ध्यान देंगे, किसी संधारित्र को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। Q समानुपाती होता V के। तो यहाँ से जब Q बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा। ऑप्शन ए यहाँ सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए धारिता आवेश के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आवेश है नहीं है, कम है ज्यादा है, उससे धारिता का कोई लेना देना नहीं है। धारिता बढ़ती है घटती है, दोनों बढ़ते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही होने वाला है। तो यहाँ पर जब Q इंक्रीज होगा तो V भी इंक्रीज होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तब विभव अनंत हो जाएगा, आवेश अनंत हो जाएगा, आवेश पूर्व अनुमान का दुगुना हो जाएगा, या संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यही आएगा। संधारित्र की एक प्लेट के ऊपर आवेश होता है प्लस में Q, दूसरी प्लेट के ऊपर उतने ही परिमाण का ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर यदि हम कुल आवेश देखें तो वो 0 होता है। संधारित्र की प्लेटों के ऊपर जो कुल आवेश है वो शून्य होता है, 0 होता है। तो संधारित्र है वो निरावेशित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर किसी गोलीय चालक या गोले की धारिता C बराबर होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R,
जहां ये जो आर आप देख रहे हैं ये उसकी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आया कहाँ से, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि गोलीय चालक के कारण से जो विद्युत विभव होता है वो होता है V बराबर K Q बट्टे में R। और हम विद्युत धारिता का फॉर्मूला जानते हैं C बराबर Q बट्टे में V। समीकरण एक को हम दो में रख देंगे तो यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर चला गया तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आ जाएगा। तो यहाँ से जो C है ये R के समानुपाती होगा, और C यदि R के समानुपाती है तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चालकों में से किसकी धारिता अधिक होगी। हमने यहाँ पर Q और V के बीच में ग्राफ खींचा है और इस ग्राफ का जो ढाल है वो धारिता को रिप्रेजेंट करता है। चलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। हम जानते हैं कि C बराबर होता है Q बट्टे में V। Q बट्टे में V होता, तो Q और V के बीच में खींचे गए ग्राफ का जो ढाल है वो हमारे पास में यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये जैसे मैंने एंगल ले लिया यहाँ पर थीटा, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास में है Q, ये हमारे पास में जो वैल्यू है वो है यदि V। तो यहाँ से आप देखें ग्राफ का ढाल, ग्राफ का ढाल, ग्राफ के ढाल को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि टेन थीटा के बराबर होता है। तो लंब यहाँ पर हो जाएगा Q और आधार हो जाएगा यहाँ पर V, और Q बट्टा V है वो हम जानते हैं कि ये C के बराबर होता है, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे C। तो जो ग्राफ है उसमें प्राप्त रेखा का जो ढाल है वो धारिता को बताएगा। C यहाँ पर धारिता को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जिसके लिए थीटा का मान ज्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर ध्यान दें कि एक के लिए थीटा का जो मान है वो बी की तुलना में अधिक है। दो चालक है, एक का थीटा अधिक है, बी का थीटा कम है। यदि यहाँ पर देखें तो यह है थीटा ए, यह है थीटा बी, तो थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो धारिता है ए की वो बी की धारिता से ज्यादा होगी। क्लियर। तो एक की धारिता अधिक होगी, किसकी धारिता अधिक होगी, तो एक की धारिता अधिक होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विलगित वस्तु के लिए विभव V एवं आवेश Q के मध्य लेखा चित्र प्रदर्शित है, तो इस वस्तु की धारिता क्या होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसको क्लियर किया है कि यदि देखो थोड़ा सा क्लियर करें इसको, इस ग्राफ में यहां से हम डॉट मिला दें तो ये वाली जो वैल्यू है वो बताएगी हमें V को, और ये वाली जो वैल्यू है वो हमें बता रही है Q को। ओके, तो यहाँ पर इस ग्राफ का जो ढाल है स्मॉल m, ये बराबर होता है टेन थीटा, जो कि बराबर होगा V बट्टे में Q के। V बट्टे में Q के बराबर होगा, और V बट्टे में Q को हम 1/c लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें धारिता पूछा है, तो धारिता C बराबर आ जाएगा 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा को हम कोड थीटा लिख सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो समान आवेश Q एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे हैं, तो इनके मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा। कि एक बार इस डायग्राम को आप देख लीजिए कि हमारे पास में दो समान आवेश हैं, दोनों का परिमाण हमें समान दे रखा है, दोनों ही धनात्मक है, दोनों ही कैसे हैं, धनात्मक, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। तो दोनों के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा। तो
तो बिंदु P पर विद्युत विभव पूछा है जिनकी इन आवेशों से दूरी है वो d/2 है। पहले एक आवेश को हम जिस बिंदु पर हमने रखा है इसको हम नाम दे देते हैं A, ये A पर रखा है। दूसरा वाला आवेश रखा हुआ है B पर। तो A पर रखे आवेश के कारण से विद्युत विभव देख लेते हैं, फिर B के कारण से विद्युत विभव देख लेते हैं, फिर टोटल विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो A पर रखे आवेश के कारण P पर विभव, A पर रखे आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव उसको हम VA से पुट कर दे। देखिए बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ बट्टे में R। तो K आवेश का मान तो Q ही है, R का मान यहाँ पर d/2 हो जाएगा। क्लियर? तो 2KQ बट्टे में D आ गया। सिमिलर टाइप से B पर रखे आवेश के कारण P पर विभव जिसको हम VB से पुट कर दे। तो देखिए इस बिंदु B पर रखे आवेश के कारण से भी जो विभव होगा वो हो जाएगा KQ। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये भी d/2 ही रह जाएगी। तो d/2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो 2KQ बट्टे में D आ जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बिंदु P पर कुल विभव। बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर जो कुल विभव है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, V बराबर A पर विभव और V पर विभवों के योग के बराबर आ जाएगा, बीजगणित योग के बराबर आएगा। तो यहां से 2KQ बट्टे में D प्लस में 2KQ बट्टे में D, तो ये अपने पास में आ गया है 4KQ बट्टे में D। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। देखिए इस क्वेश्चन को भी एक बार आप अच्छे से समझ लें कि पृथ्वी का जो विद्युत विभव है वो हम शून्य मानते हैं। पृथ्वी का जो विभव है वो कितना मानते हैं, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, 0 माना जाता है। इसे हम मानक विभव लेकर चलते हैं कि अनंत पर विद्युत विभव हम शून्य लेकर चलते हैं और पृथ्वी का जो विद्युत विभव है उसको भी हम शून्य ही लेकर चलते हैं, ये मानक विभव है। अब यदि यहाँ पर हम बात करें पृथ्वी की धारिता की, तो धारिता का फॉर्मूला हमारे पास में होता है C बराबर Q बट्टे में V। तो V की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो Q बट्टे में 0, और किसी भी राशि के अंदर 0 का भाग लगाएंगे तो उसका मान अनंत आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास में अनंत आएगी। पृथ्वी की जो धारिता है वो अनंत होगी। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है, तो बिंदु A और B के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में इस संधारित्र की धारिता C, इसकी भी धारिता C और इसकी भी धारिता C है, तो A और B के बीच की तुल्य धारिता क्या होगी। मैं एक बार इसको C1 ले लेता हूँ। C1 का मान है C, C2 का मान भी है C और C3 का मान भी है C। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे C1 व C2 की तुल्य धारिता। C1 व C2 की तुल्य धारिता। विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से समझ लें। तुल्य धारिता, तुल्य धारिता ये दोनों ही समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर होती है C1 प्लस C2। तो C
इसको देखो मैं सी डैश से लिख देता हूँ, क्योंकि इसकी C1 और C2 इन दोनों की भी जो वैल्यू है वो C के इक्वली है, तो कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। तो सी डैश बराबर C प्लस में C, ये आ जाएगी 2C। क्लियर। अब ये जो सर्किट है वो थोड़ा सा आसान से सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारे पास में है B, ये इधर है C3 और ये है C डैश, ये है A। अब अपन को C डैश और C3 की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। C डैश व C3 की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, तो ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक बटे में सी डेज की वैल्यू है 2C और C3 की वैल्यू है C। यहाँ से हमारे पास में लघुत्तम आ गया 2C, ये आ गया 1 प्लस में 2C, एक बट्टे में C डबल डेस बराबर आ गया 3 बट्टे में 2C, और यहाँ से हमारे पास में C डबल डेस तुल्य धारिता आ जाएगी 2 बट्टे में 3C। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। 2 बट्टे में 3C किसी ऑप्शन में दे रखी है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन C यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी ये तो थे कुछ वस्तुनिष्ठ पर्सन, अब हम कुछ अति लघुत्रात्मक पर्सन भी देखेंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंदर हमारा जो पहला प्रश्न है वो है किसी आवेश के कारण से अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ बट्टे में R। हमारे को यहाँ पर पूछा है अनंत पर, R बराबर इन्फिनिटी, अनंत पर विद्युत विभव कितना होगा। अनंत पर कितना हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो अनंत पर हमारे पास में इसका मान आ जाएगा। विद्यार्थियों मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी राशि के अंदर यदि आप अनंत का भाग लगाएंगे तो उसका मान शून्य हो जाता है। उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा शून्य। अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। कि हमारे पास में यहाँ पर दो बिंदु आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी वो होती है K Q1 Q2 बट्टे में R। तो ये वाला इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, और यह सदिश राशि है या अदिश राशि, इसको भी हमने यहाँ पर पुट कर रखा है कि प्रति एकांक धनावेश को यदि हम कहाँ से लेकर आए, अनंत से लेकर आए, तो प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक यदि हम लेकर आए तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को ही हम विद्युत विभव कहते हैं। तो देखो एक बार थोड़ा समझ लीजिए, ये हमने दिखाया एक क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है। अब हमने लिया है एक आवेश Q0, ये परीक्षण आवेश है, इसको हम ला रहे हैं अनंत से। अनंत से इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाएंगे तो ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम इसको धक्का लेकर देकर यहाँ बिंदु A तक लाएंगे, तो लाने में जो भी काम करना पड़ेगा उसी को ही हम कहते हैं विद्युत विभव। उसी को ही क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। तो देखो ये हमारे पास में इसकी डेफिनेशन है, देख लीजिए एक बार कि किसी प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को V बराबर W में Q0 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्य यहाँ पर एक अदिश राशि है, Q0 भी एक अदिश राशि है, तत्पश्चात विद्युत विभव कैसी राशि होगी, एक अदिश राशि होगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं,
और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी विमा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, देखिए, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ये सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव का मान एक समान रहे समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव एक समान रहे, विद्युत विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर? देखिए यहाँ आपको कुछ समविभव पृष्ठ से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो भी पूछी जा सकती, उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि समविभव पृष्ठ और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य का जो विभवांतर है वो 0 होता है। समविभव पृष्ठ के ऊपर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है, ऐसे बी तक यदि आप लेकर जा रहे हैं किसी आवेश Q नॉट को, तो ले जाने में किया गया कार्य भी कितना होता है? 0 होता है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते क्योंकि दोनों पृष्ठों पर विद्युत विभव के मान अलग अलग होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और देखिए इससे रिलेटेड एक जो चालक का पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है वो भी आप ध्यान रखेंगे, इनके ऊपर आधारित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हो? तो हाँ, इसका आंसर है यस, हाँ ऐसा पॉसिबल है। और इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल हमारे पास में है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर देखो इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के पी अपॉन में आर क्यूब, लेकिन विद्युत विभव 0 होता है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो उल्टा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, चलिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ कि एक कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो और विद्युत विभव शून्य नहीं हो, तो वो होता चालक में। वो कहाँ होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? चालक में। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो होती है 0, लेकिन विद्युत विभव उसके पृष्ठ के समान ही होता है, पृष्ठ के समान ही होता है, ये 0 नहीं होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो समविभव पृष्ठ के ऊपर विभव का मान है समान होता है, कार्य बराबर होता है Q नॉट इंटू विभवांतर, ये VA माइनस VB, और समविभव पृष्ठ पर VA और VB दोनों ही बराबर होंगे। समविभव पृष्ठ पर VA और VB दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, समान होगी। तो W बराबर आ गया हमारे पास में Q नॉट VA माइनस VA, ये हमारे पास में आ गया है 0। किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो देखिए किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। और विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर ये जो थीटा आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले के अंदर,
ये जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाता है। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, cos 90 का मान 0। तो v का मान 0 होगा, तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती, जबकि विद्युत विभव शून्य होता है। इसका आंसर भी शून्य ही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको संधारित्र की धारिता पूछी जा सकती है, किसी चालक की भी धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है ये आपको पूछा जा सकता है। तो एक एक करके आपको कारक लिखने हैं। पहला जो कारक है वो चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल पर। चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरा है चालक के चारों ओर भरे हुए माध्यम पर, चालक के चारों ओर भरे माध्यम पर, चालक के चारों ओर भरे माध्यम पर भी निर्भर करता है, उसके पराविद्युतांक के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो कारक है वो है चालक के समीप, चालक के नजदीक अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र लिखे। वैसे ही ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि विद्युत धारिता C बराबर होता है Q बट्टे में V। तो यहाँ से C का जो मात्रक है वो सीधा सीधा यहाँ पर निकल जाएगा। C का मात्रक वही होगा जो Q बट्टे में V का मात्रक होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, Q का मात्रक होता कूलाम। एक बार मैं सीधा हिंदी में लिख देता हूँ, कूलाम। V का मात्रक होता है वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट को हम कहते हैं फेरड, और फेरड को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख लेते हैं सी की वीमा। तो सी की वीमा वही होगी जो क्यू बट्टे में वी की वीमा होगी। क्यू यहाँ पर देखो, वी की जगह हम लिख सकते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू बट्टे में क्यू। तो क्यू स्क्वायर बट्टे में डब्ल्यू की वीमा के इक्वल होगी। तो क्यू की जो वीमा है वो A1T1 हो जाएगी, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर यहाँ पर हम पुट कर देंगे। बट्टे में डब्ल्यू, डब्ल्यू कार्य है, कार्य की विमा M1L2T-2 हो जाएगी। फाइनली जो हमारे पास में सी की विमा है वो प्राप्त होगी M-1 L-2 T की घात 4 A की घात 2। ये आप समझ सकते हैं, इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, लिखिए। देखिए व्युत्पन्न करने वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 1.5 अंक में पूछा जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में स्मॉल d। ये आपको लिखना है, क्लियर। A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में स्मॉल d, जहाँ A प्लेटों का क्षेत्रफल और d दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पराविद्युतांक एवं विद्युत प्रवृत्ति के बीच में संबंध लिखिए। तो विद्यार्थियों ये एक तरीके से एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। तो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास में है काई बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट K-1। ये जो K है वो पराविद्युतांक होता है, काई यहाँ पर विद्युत प्रवृत्ति होती है। इनके बीच में ये वाला रिलेशन होगा, ठीक है।
लेकिन कहीं ऐसी बुक्स भी होगी जिनके अंदर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग मिल सकता है। तो अलग क्या मिल सकता है उसको भी आप देख लीजिए, अदर बुक्स के अंदर क्या है ये, आपको ये वाला ही करना है। क्लियर? के बराबर होता है 1 + काई, ये अन्य किताबों में आपको मिलने वाला है, आपको ऊपर वाला ही करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो देखिए, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो किसी चालक को यदि हम बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दें, जैसे ये हमने यहाँ पर एक चालक दिखाया है, थोड़ा समझ भी लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर सुनी ही होनी है, बट समझ लेते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने लगाया ई एक्सटर्नल। जैसे ही हमने इस चालक को इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस धनावेशित प्लेट के नजदीक यहाँ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा, और बाह्य विद्युत क्षेत्र की ऋणावेशित परत के तरफ धनावेशित आवेश प्रेरित हो जाएगा, और इस आवेश के कारण से एक ई इंटरनल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर। ये जो ई एक्सटर्नल है ये हमने लगाया, ई इंटरनल चालक के अंदर उत्पन्न हो गया, दोनों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। तत्पश्चात जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास में 0 आ जाएगी। क्लियर? तो किसी चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो आवेशित चालक के पृष्ठ के नजदीक विद्युत क्षेत्र या पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो देखो, यहाँ पर हमने फिर से एक चालक दिखाया है, ये हमारे पास में एक चालक है, और आवेशित चालक पृष्ठ है, तो इसको आवेश दिया तो बीच में कोई भी आवेश नहीं रहेगा, सारा का सारा जो आवेश है वो इसके पृष्ठ के ऊपर विद्यमान रहेगा। अब इस चालक के कारण से किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, तो हमारे पास में दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ A है, दूसरा पृष्ठ B है। तो A पृष्ठ के कारण से इससे दूर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा EA, और उसका मान होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। इसी प्रकार से B परत के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो भी इससे दूर की ओर होगा EB, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थी, ये जो किसी चालक परत के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पहले चैप्टर में देखी है। तो एक परत की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी परत की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस कारण से बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपस में जुड़ जाएगी। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को आपस में जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो किसी चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां सिग्मा उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, या इसको आप पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कह सकते हैं। जबकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। हमने यहाँ पर एकल धनावेश दिखाया है प्लस में, क्योंकि आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है Q ग्रेटर देन 0 के लिए समविभव पृष्ठ खींचे, तो इसका मतलब भी धनावेश ही होगा। इसका मतलब क्या है? धनावेश ही है। तो धनावेश है तो यहाँ से धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे दूर की ओर होगी, और जो समविभव पृष्ठ होगा वो इसको केंद्र मानते हुए गोले बनेंगे। क्या बनने वाले हैं? कुछ गोलों का निर्माण यहाँ पर होगा, जो कि समविभव पृष्ठ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव होता है वो होता है के क्यू बट्टे में आर, के क्यू बट्टे में आर होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग समविभव पृष्ठ यहाँ पर निर्मित हो जाएंगे, आर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों, विभव प्रवणता का मतलब है दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन की दर। दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है?
विभव प्रवणता कहलाता है। तो dv बाई dr को हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी कि दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। इसी के अकॉर्डिंग यदि मैं इसके मात्रक की बात करूं तो देखिए dv यहाँ पर विभव में परिवर्तन, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। dr यहाँ पर दूरी है तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के समान ही इसका मात्रक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ खींचिए। ये हमने विद्यार्थियों रेखीय आवेश बीचों बीच दिखाया है, इसके ऊपर आवेश एक समान रूप से विद्यमान है। अब यदि हम इसके लिए समविभव पृष्ठ खींचें तो बेलनाकार समविभव पृष्ठ हमें प्राप्त होंगे। जो समविभव पृष्ठ हमें प्राप्त होने हैं वो बेलनाकार समविभव पृष्ठ प्राप्त होंगे। एक बेलन के रूप में एक पृष्ठ निर्मित कर सकते हैं जिसके ऊपर विद्युत विभव का मान एक समान होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र को परिभाषित कीजिए। तो संधारित्र की सीधी सी जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है कि दो समांतर प्लेटों का ऐसा समूह जिस पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश मौजूद होते हैं तो उसको हम संधारित्र कहते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन कि दो समांतर प्लेटों दो समांतर प्लेटों का ऐसा समूह प्लेटों का ऐसा समूह जिन पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति का विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित हो संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। देखिए हमने एक डायग्राम के जरिए भी दिखाया है कि ये हमारे पास में एक संधारित्र है जिसकी ये धनात्मक प्लेट है, ये उसकी ऋणात्मक प्लेट है, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, आवेशों का परिमाण समान, प्रकृति विपरीत होगी। फिर आगे बढ़ते हैं कि पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है k p cos थीटा अपॉन r स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे को पूछा है अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, तो अक्ष पर जो थीटा है वो हो जाता है 0 डिग्री और कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कोस 0 का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा 1। तो v का मान अक्ष के ऊपर हमें प्राप्त हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग k p अपॉन r स्क्वेयर, के पी अपॉन आर स्क्वेयर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें ये कहता है कि दिए गए परिपथ चित्र में ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करें। तो देखिए तुल्य धारिता ज्ञात करने हेतु इन संधारित्रों की धारिताओं को कुछ नाम दे देंगे। तो इसको हम नाम देते हैं C1, इसे हम देते हैं C2, इसे हम नाम दे देंगे C3 और इसको हम नाम दे देंगे C4। तो ये हमारे पास में चार संधारित्र हैं। तुल्य धारिता ज्ञात करने हेतु एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि C1 और C2 इनकी तुल्य धारिता सर्वप्रथम निकाल लेते हैं। C1 व C2 की तुल्य धारिता
ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। तो 1/2 प्लस 1/2, 2/2 1 आ जाएगा। तो सी डेस की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी 1 माइक्रोफेरड। इसी प्रकार से हम C3 और C4 की भी तुल्य धारिता निकालते हैं। C3 व C4 की तुल्य धारिता, C3 और C4 की तुल्य धारिता उसको हम C डबल डेश से लिख दें। तो 1/C डबल डेश, क्योंकि ये दोनों भी श्रेणी क्रम में ही है, तो 1/C3 प्लस 1/C4, यह आ जाएगा हमारे पास में 1/2 प्लस 1/2, 2/2, ये आ जाएगा 1, और C डबल डेश की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1 माइक्रोफेरड। अब ये जो सर्किट हमारे पास में है, इसका मैं तुल्य सर्किट यदि यहाँ पर निर्मित करूं, ये हमारे पास में है A, यहाँ से ये संधारित्र हैं, और इन दोनों की जगह हमारे पास में C1 C2 की जगह ये आ गया, और C3 C4 ये आ गया C डैश, ये आ गया C डबल डैश, इस तरीके से आ जाएगा, और यह है बिंदु B। C डैश और C डबल डैश दोनों समांतर क्रम में है। C डैश व C डबल डैश की तुल्य धारिता, C डैश और C डबल डैश की तुल्य धारिता ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में धारिताएं सीधी जुड़ जाती है। C से लिख देते हैं, तो C डैश प्लस C डबल डैश, C डैश की वैल्यू है 1 माइक्रोफेरड, C डबल डैश की वैल्यू भी है 1 माइक्रोफेरड, तो टोटल जो धारिता है वो 2 माइक्रोफेरड आ जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास में है अगला क्वेश्चन कि क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है जबकि उसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य न हो? उदाहरण दीजिए। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया है आपको। तो इसका आंसर भी है हाँ, ऐसा हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल कि विद्युत क्षेत्र शून्य हो और विद्युत विभव शून्य नहीं हो, तो यह है चालक के अंदर। इसी चालक के अंदर ऐसा पॉसिबल है। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होती है? 0 होती है, लेकिन विद्युत विभव है वो 0 नहीं होता। विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव के समान ही होता है। इसलिए ऐसा बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो, लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी ये तो थे कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब हम लघुत्रात्मक प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मैं बातें आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप को मैंने जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए हैं, उसको आप एकदम क्लियर करके एकदम समझते हुए करेंगे। इसके अलावा जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उनको भी आपको समझते हुए करना है, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज नहीं मिलेंगे। कि क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या फेरबदल हो सकता है। एक एग्जांपल इसी में से ही देता हूँ। विद्यार्थी जो स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और सिमिलर टाइप से पूछा गया था। सिमिलर टाइप से पूछा गया था। ये जो आप क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लास्ट ईयर के भी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। वहां पर आपको ये 14वें नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। बट एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 3 संधारित्र हैं और वो तीनों ही 6 माइक्रोफेरेड के हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन की जगह पर 3 संधारित्र 6 माइक्रोफेरेड के समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। तीनों यदि संधारित्र समांतर क्रम में है तो उनको आपको क्या कर देना है? सीधा जोड़ कर देना है। कि भाई कई बार स्टूडेंट्स के ये एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है।
इस पर यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो वो थोड़ा बहुत ये यदि आपको समझ में आ जाता है तो वो क्वेश्चन भी आप आराम से कर देंगे। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में देखिए विद्यार्थियों एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, आप लास्ट ईयर के पेपर में देख सकते हैं। तो कई विद्यार्थियों की ये डाउट हो सकता है कि सर ये तो आपने इस साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपने डाल दिए हैं। तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर भी वैसे के वैसे रखे हैं, इसमें ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर वाले ही हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो चेंज नहीं होंगे, वो तो इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। लास्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो भी यही है, मैंने केवल उनको क्या है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम पूछा जा सकता है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सेम टू सेम नहीं पूछे जाएंगे, उनको आपको समझना पड़ेगा, घुमा फिरा सकते हैं, या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन आपको अति लघुतरात्मक में दे दे। अति लघुतरात्मक वाले जो क्वेश्चन को क्या है ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं, या रिक्त स्थान में भी आपको दे सकते हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझते हुए सोल्व करना है। ऐसे नहीं कि इसी का उत्तर रट लिया एजीडी जा जाएगा, ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं होता, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इस साल बोर्ड एग्जाम के अंदर ये मॉडल प्रश्न पत्र में भी ये हमारा पहला ही क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी मैंने इसको इम्पोर्टेंट बताया था, बट ये थर्ड वाला क्वेश्चन आया था। मतलब तीन बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस साल ये वाला जो प्रश्न पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और उनके बीच की जो दूरी है वो डी है, तो धारिता का सूत्र, ये इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, और मेरे हिसाब से ये 2025 की बोर्ड एग्जाम में आ जाना चाहिए। आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी बराबर ए अपसलन नोट बट्टे में स्मॉल डी, ये वाला सूत्र फाइंड आउट करना है। तो यहां से ये वाले जो सूत्र आया कहाँ से, इसके लिए आप हमारे नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। ये फॉर्मूले का प्रूफ भी हमने वीडियो में करवा रखा है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इनके वीडियोस भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप हमारी एप्लीकेशन बीसीएस एकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं। इन वीडियो की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ में ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, केवल आपको व्हाट्सएप करना है, क्लास बतानी है, तो आपको एक हमारी एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में मेरा जो आइडिया है कि बिंदुवत आवेश के कारण से विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यदि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, पहले जो सबसे ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसके बाद में इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो ये भी सेकंड वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तीन संधारित्रों के समांतर क्रम या श्रेणी क्रम को समझाइए, दोनों में से एक पूछा जाएगा, क्योंकि 1.5 अंक का ही ये क्वेश्चन पूछा जाना है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास में एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए और बी के बीच की तुल्य धारिता क्या होगी। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये क्लियर भी हो जाएगा। देखिए हमारे पास में यहाँ पर ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र दोनों ही समांतर क्रम में है। इसको मैं नाम दे देता हूँ C1, इसको मैं नाम दे देता हूँ C2। तो C1 और C2 की जो तुल्य धारिता है उसको मैं लिख देता हूँ C डैश, जो कि समांतर क्रम में है, तो सीधी जुड़ जाएगी। सीधी जुड़ेगी तो ये 4 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड 8 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। अब इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर 8 माइक्रोफेरेड का संधारित्र आ जाएगा। अब मैं इसको ले लेता हूँ C3, इसको ले लेता हूँ C4। इन दोनों ये दोनों भी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी तुल्य धारिताएं भी सीधी जुड़ जाएगी, तो 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, ये वाला जो 2 माइक्रोफेरेड है और ये वाला जो 2 माइक्रोफेरेड है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनकी जो तुल्य धारिता है उसको मैं C ट्रिपल डैश से लिख देता हूँ। C ट्रिपल डैश हो जाएगा, इसको मैं नाम देता हूँ C5। तो ये आ जाएगा 1/में C ट्रिपल डैश, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, तो 1/में C5 प्लस 1/में C डबल डैश, तो ये आ गया 1/2 प्लस में 1/2, 2/2, मतलब 1 आ गया। C ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफेराड।
इसी प्रकार से हम यहाँ पर C6 और C डेज इनकी भी तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। C मैंने यहाँ पर 4 डेज दिखा दिए हैं, तो 1 में C6 प्लस में C डेज, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/8 प्लस में 1/8 बराबर 2/8 बराबर 1/4। C 4 डेज की जो वैल्यू है वो 4 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। फिर ये C ट्रिपल डेज और C 4 डेज दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो उनकी जो तुल्य धारिता है C बराबर C ट्रिपल डेज और C 4 डेज, इनका सीधा जोड़ हो जाएगा। तो 1 प्लस 4 माइक्रोफेरेड से 5 माइक्रोफेरेड आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसे आपको अच्छे से समझते हुए करना है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम विद्युत धारा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।